हेलो दोस्त, मैं गौतम कुमार एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्त, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में हम लोग शुरू किए थे यूरोप में राष्ट्रवाद। और यूरोप में राष्ट्रवाद हम लोग शुरू किए थे तब मतलब नेपोलियन बोनापार्ट तक पढ़ भी लिए थे, ठीक ना। वहाँ तक पढ़ लिए तो उससे आगे हम लोग का पढ़ना था। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज पीछे के कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जब शुरू किए थे यूरोप में राष्ट्रवाद ना, तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि यूरोप का मतलब बताए थे, फिर राष्ट्रवाद का मतलब बताए थे। हम यूरोप का मतलब बताए थे कि यूरोप कुछ नहीं है, एगो महादेश है। क्या है? महादेश है। हम बताए थे कि जिसमें बहुत सारा देश शामिल होता है उसे महादेश बोलते हैं, ठीक ना। अब महादेशों की संख्या हम बताए थे कि 7 होता है। महादेश की संख्या हम बोले थे कि 7 होता है। पहला बताए थे एशिया महादेश, दूसरा बताए थे यूरोप महादेश, तीसरा बताए थे अफ्रीका महादेश, चौथा बताए थे उत्तरी अमेरिका, पांचवा बताए थे दक्षिणी अमेरिका, और छठा बताए थे अंटार्कटिका महादेश, और सातवां बताए थे ऑस्ट्रेलिया महादेश। सातवां कौन बताए थे? ऑस्ट्रेलिया महादेश। फिर हम बताए थे आपको राष्ट्रवाद बताए थे। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्लस वाद, वाद मतलब कुछ विचार, यानी राष्ट्र यानी देश के प्रति प्रेम की भावना को, देश के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे राष्ट्रवाद होता है ना, राष्ट्रवाद से जैसे देखते हैं आप लोग बोलते हैं कि राष्ट्रवाद, जातिवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद, यानी जाति से प्रेम करना कुछ होता है, जातिवाद होता है। तो जिस प्रकार से राष्ट्रवाद होता है उसी प्रकार से जातिवाद होता है। तो हम राष्ट्रवाद बता दिए थे। उसके बाद में आपको फिर हम बताए थे कि फ्रांस में एक राजा था जिसका नाम था लुई सोलहवां। लुई सोलहवां राजा था जो बहुत एक निरंकुश राजा था, जो काम उम नहीं करता था, पैसा को बहुत ज़्यादा क्या करता था, बर्बाद करता था। और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था मेरी अंतोनिया। तो दोनों मतलब राजा रानी दोनों, फ्रांस में जो राजा रानी थी ना वो सही नहीं थी, इसलिए वहाँ पर जनता ने आंदोलन किया था जिसे हम मतलब फ्रांस की क्रांति के नाम से जानते हैं। और 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुआ था। वहाँ पर वहाँ के जनता ने एक नारा दिया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया था। क्या दिया था? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया था। ये फ्रांस की क्रांति के समय दिया था। उसके बाद में फिर हम बताए थे कि वहाँ कुछ पल के लिए राजा का शासन खत्म हो गया था, लेकिन फिर दोबारा फिर कौन आया था वहाँ पर? नेपोलियन बोनापार्ट आया था। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपको हम बताए थे कि नेपोलियन बोनापार्ट बोनापार्ट के बारे में आपको हम बताए थे। बोनापार्ट बताए थे कि इनके पिता का नाम था कार्ले बोनापार्ट। बताए थे इसने नेपोलियन कोड लाया था, नेपोलियन जिसको संहिता भी बोलते हैं। इसने फिर जर्मन राज का निर्माण किया था, नेपोलियन बोनापार्ट किया था। फिर बताए थे कि इसी के समय वियना सम्मेलन हुआ था। फिर बताए थे कि वाटरलू का युद्ध हुआ था। अब वियना वाटरलू का युद्ध में क्या हुआ था? बोनापार्ट हार गया था, इसलिए वियना सम्मेलन हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में क्या हुआ था? वियना सम्मेलन हुआ था ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और उसी के साथ नेपोलियन बोनापार्ट को 1821 में क्या हो गया था? सेंट 1821 में सेंट हेलेना एगो द्वीप था, सेंट हेलेना द्वीप पर इसको भेज दिया था। वहाँ पर इसको क्या हो गया था? इसको मृत्यु हो गया था नेपोलियन बोनापार्ट के। उसके बाद में वहाँ पर क्या हुआ था ना कि दोबारा शासन लाया था जिसका नाम फिर कोची रखा था? बुरो वंश के ही राजा लाया था। कहानी हमने के यहाँ से पढ़ना है, ठीक ना। जब वियना सम्मेलन जब हुआ था ना, तब वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन बोनापार्ट का शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। और उसके बाद में वहाँ पर एगो राजा बना जिसका नाम था लुई 18वां, जिसका नाम था लुई 18वां, लुई 18वां, लुई 18वां, लुई 18वां। फ्रांस का पुनः जो राजा बना लुई 18वां बना। ये अपन वंश से नहीं बना था, इसको मेटरनिक बनाया था, इसको मेटरनिक राजा बनाया था। यानी मेटरनिक की कोची था? कठपुतली, एक तरीका से समझ सकते हैं कि मेटरनिक की कोची था? कठपुतली था। मेटरनिक जिसको बोलेगा वही करेगा, ठीक ना। तो मेटरनिक के अथी से बना था, सहयोग से बना था। अब मेटरनिक देखिए, इस सब पर अधिकार तो मैं वही मेटरनिक कर लेता। जो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर मेटरनिक था वो बहुत खचड़ा था, वही सब पर अधिकार कर लेता, ठीक ना। क्योंकि उसका नारा को बताए थे ना, वो बोलता था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी और क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि फ्रांस से अगर उत्पन्न होता है तो पूरा यूरोप में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ऐसा मेटरनिक का कहना था। तो देखिएगा, कहेगा कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना था? तो आप लोग बताइएगा कि लुई 18वां बना था, लुई 18वां बना था। अब देखिए, कहे कि लुई 18वां बना था, या ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में कौन सा वंश का शासन आया? तो आप लोग बोल दीजिएगा कि वियना सम्मेलन के बाद फिर किसका शासन आया था? फिर बुर्बो वंश के आया था।
फिर किसको आया था, बुरो वंश के आया था, फिर शासन जो आया था बुरो वंश के आया था। देखिएगा लुई 18वां जो था ना, ये थोड़ा सा समझदार व्यक्ति था, कुछ था थोड़ा सा समझदार व्यक्ति था। ये जो एक बात समझ लिया था कि देखिए अगर हम खाली मेटरनी के बात के अगर हम मानेंगे तो हमारा शासन जो है ना दुए दिन में सबको वार के जनता क्या करेगा, फेंक देगा, यानी हम वहाँ राजा ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसने क्या किया ना कि वो घोषणा पत्र लाया, एगो संवैधानिक घोषणा पत्र लाया, संवैधानिक घोषणा पर संवैधानिक घोषणा पत्र। इसने क्या किया कि संवैधानिक घोषणा पत्र लाया, घोषणा पत्र लाया। और संवैधानिक घोषणा पत्र में इसने क्या किया ना कि कुछ बात जनता को और कुछ बात मेटरनिक जो जिसका सहयोग से बना था उसकी बातों को मैं क्या किया, वर्णन किया। यानी कहने का मतलब है ना कि कुछ बात जनता के पक्ष में और कुछ बात जो था ना वो राजा के पक्ष में क्या किया, इसमें लिखा। तो जब कुछ बात जनता के पक्ष में लिखा तो जनता खुश हो गया, क्या हो गया, जनता खुश हो गया। और कुछ बात जो लिख दिया मेटरनिक के पक्ष में तो मेटरनिक भी क्या हो गया, खुश हो गया। तो इसने क्या किया था ना कि संवैधानिक घोषणा पत्र लेके आया था। कुछ लेके आया था, संवैधानिक घोषणा पत्र 1814 में लेके आया था। उसके बाद में देखिएगा कि इसने क्या किया था ना कि वो प्रधानमंत्री नियुक्ति किया था और उसका जो नाम रखा था ना पोलेगनेक नाम रखा था, पोलेगनेक इसका नाम रखा था पोलेगनेक। पोलेगनेक एक प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी मतलब समझते हैं, अब कोई भी काम करना चाहिएगा ना उसका विरोध कर देगा, अब कुछ भी बदलाव लाना चाहिएगा ना वो क्या कर देगा, विरोध कर देगा। यानी प्रतिक्रियावादी, यानी वो काम को नहीं पूरा होने देगा। तो ये प्रतिक्रियावादी पोलेगनेक को क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। प्रतिक्रियावादी पोलेगनेक को क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। उसके बाद लुई 18वां को 1824 में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। किसी कारणवश से लुई 18वां के 1824 में क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। शासन अच्छा से चल रहा था, शासन ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 1824 में क्या हुआ ना कि लुई 18वां को क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब बताइए कि लुई 18वां का मृत्यु हो गया तो कोई तो राजा बनेगा ना, कोई तो राजा बनवे करेगा। तो देखिएगा आपको यहाँ पर इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना था, तो आप लोग बोलिएगा ना कि लुई 18वां बना था। फिर कहा कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में पुनः कौन वंश का मतलब पुनः कौन वंश आया, तो आप लोग बोलिए कि बुर्बो वंश आया। अगर कहा कि बुर्बो वंश का अगर प्रधानमंत्री का देगा तो पोलेगनेक हो जाएगा। 1824 में इसका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। इसके बाद में एगो राजा आया जिसका नाम था लुई 18वां हो गया ना, इसके बाद में लुई 10वां आया। कौन आया, लुई 10वां जिसको बोला जाता है, आया लुई 10वां आया। अब देखिएगा ये लुई 10वां कोई नहीं था, आप लोग के लगित होगा देखला कि लुई 10वां है, कोई दूसरा वंश का आ गया। नहीं, ये दूसरा वंश नहीं है, इसी का चचेरा भाई था। इसी का कोची था, चचेरा भाई, यानी चाचा के कोची था, भाई था। तो देखिएगा जब लुई 18वां का जब अंत हुआ तो उसके बाद में मेटरनिक ने लुई 10वां का फ्रांस का कोची बना दिया और राजा बना दिया लुई 10वां का। जो लुई 10वां जो था नहीं, बहुत खचड़ा आदमी था, बहुत खचड़ा मतलब समझ में आता है, ये बड़ी निकम्मा था। राजा मतलब कि राजा जो था नहीं बहुत निकम्मा था, जनता को एकदम कुछ वैल्यू नहीं देता था, जनता के एकदम चींटी के बराबर समझता था। ये अपने आप को सोचता था ना कि हम भगवान के कोची हैं, दूत है, इसीलिए जनता को कोची समझता था, एकदम धूल के बराबर समझता था। उसके बाद में आप लोग देखिएगा कि जब जैसी लुई 10वां का वहाँ का फ्रांस का राजा नियुक्ति किया, क्योंकि 1824 में क्या हो गया, इसका मृत्यु हो गया। जब फ्रांस का राजा बना तो इसने फ्रांस का राजा बना तो सबसे पहले लुई 10वां एक निरंकुश राजा था, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, निरंकुश बोलते हैं। तो लुई 10वां जो था एकदम निरंकुश राजा था, इस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता है, ठीक है। अपने तो खचड़ा हाइये था, इसने क्या किया ना कि देखिए यहाँ हम लोग पढ़े थे ना कि पोलेगनेक कोची था, प्रतिक्रियावादी था। इसी को क्या बना लिया, इस शासन बना लिया, इसी को क्या बना दिया, अपने दरबार में प्रधानमंत्री बना दिया। पोलेगनेक को क्या बना दिया, पोलेगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया, पोलेगनेक को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। पोलेगनेक को क्या बना दिया, प्रधानमंत्री। बताइए यहाँ पर ई राजवा तो मिला जुला के ठीक था, लेकिन पोलेगनेक जो था ये खचड़ा था,
आइए बताइए, यहाँ पर येहू है से खचड़ा है, रजवो खचड़ा है, प्रधानमंत्री खचड़ा है। समझिए इसका शासन के काल में क्या स्थिति होगा, ठीक ना। तक देखिए लुई 10वां जो था निरंकुश राजा था। कैसा था? निरंकुश और अयोग भी बोल सकते हैं। निरंकुश और अयोग राजा था। इसने पोलेगनी को क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री बना दिया था। जैसी पोलेगनी को प्रधानमंत्री बनाया ना, तो ये थोड़ा सा चालाकी ई किया ना कि इसने सोचा ना कि ये काम करते हैं, थोड़ा सा संविधान में क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। ये जो संविधान घोषणा पत्र जो बनाया ना है, ये फ्रांस में 1848 तक चलेगा, वहाँ चालू 1848 तक ही चलता है, ठीक ना। तो यही जो संविधानिक घोषणा पत्र था, इसमें क्या किया कि पोलेगने के द्वारा घोषणा पत्र में कुछ सुधार करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। घोषणा पत्र में सुधार करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया। सुधार तो करवे किया घोषणा पत्र में। दूसरा बात है कि 4 आपत्तिजनक अध्यादेश जारी किया। 4 गो इसने क्या किया कि अध्यादेश जारी किया, 4 अध्यादेश जारी किया, 4 गो अध्यादेश जारी किया। जैसे इसने प्रेस ही सब पका कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ये जो अध्यादेश जारी किया था ना, ये गाला घोटने लायक था। क्या था? जनता के वहाँ गाला घोटने लायक था। जो अध्यादेश जारी आपको जो किया है, वहाँ के जनता के कोची था अध्यादेश। देखिएगा, ये अध्यादेश जो जारी किया था ना, जो वहाँ जनता के काजी था, गला घोटने लायक था। तो जनता बताइए इसका विरोध करेगा ना, तो जनता क्या करने लगा, इसका विरोध करने लगा। जनता ये सब क्या करने लगा, विरोध करने लगा। पहले बोला कि आपने तो घोषणा पत्र में सुधार किया, हम चुप रहे। आप दूसरा बात है कि आप 4 गो अध्यादेश जारी लिए हैं, उसके में बोले कि मतलब कि क्या बोला जाता है, आप बोले कि प्रेस के पास स्वतंत्रता को चाहिए हटा देना, प्रेस इसको मन से चलेगा, ऐसा बोला। यानी प्रेस को अधिकार जो था ना, वो क्या कर लिया, ये अधिकार छीन लिया। क्या कर लिया? अधिकार जो था ना छीन लिया, अधिकार छीन लिया। उसके बाद में इसको देखिएगा, उसके बाद में अधिकार छीन लिया ना, तो 1830 में क्या हो गया ना, 1830 में कि गृह युद्ध हो गया। क्या हो गया? गृह युद्ध। 1830 में क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। अब गृह युद्ध मतलब होता ना है, गृह मतलब कुछ होता है घर, युद्ध मतलब कुछ होता है युद्ध, युद्ध मतलब कुछ होता है युद्ध है ना। गृह मतलब घर होता है, नहीं घरे में युद्ध हो, घरे में अगर युद्ध होने लगेगा उसे हम क्या बोलते हैं, गृह युद्ध बोलते हैं। तो अगर किसी देश में अपने, अगर मान लीजिए ना कि कोई देश है और देश के लोग अपने में आपस में लड़ने लगा, तो उसे हम कोची कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। तो लुई 10वां जो फ्रांस के राजा था, वहाँ पर क्या 1830 में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। 1830 में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। और यही गृह युद्ध आगे चल के जुलाई 1830 की क्रांति के क्या कर लिया, रूप धारण कर लिया। जुलाई 1830 की क्रांति, एक गृह युद्ध आगे चल के क्या हो गया, जुलाई 1830 की क्रांति। क्योंकि जुलाई 1830 में पूरा फ्रांस के जनता था एक होकर क्या किया, लुई 10वां पे था ना, इस पर सब क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया इस पर। यानी इस पर क्या कर दिया, आंदोलन, धावा बोल दिया इस पर, कोई लुई 10वां पर। तो जुलाई 1830 की क्रांति हो गया, जुलाई 1800, जिसे हम जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। तो देखिएगा, आप लोग से कहता नहीं कि जुलाई 1830 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, चार्ल्स दसम था। कौन था, चार्ल्स दसम था। अब देखिएगा, जैसी इराजवा जो था, जैसी इराजवा पर आंदोलन सब करने लगा ना, तो इराजवा कहाँ भाग गया, लंदन भाग गया। कहाँ भाग गया, लंदन भाग गया। एकरा में एगो व्यक्ति चल रहा था पीछे पीछे, जिसका नाम था लुई फिलिप नाम था। क्या नाम था, लुई फिलिप नाम था। देखिएगा, लुई फिलिप के भी मन में था कि हम भी राजा फ्रांस के बनते, ठीक ना। लेकिन वो जो पीछे पीछे चल रहा था, जनता के बोल रहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम समझ लेंगे जो होगा से। मतलब जनता के चढ़ा रहा था, पानी पर चढ़ा रहा था जनता के, कह रहा था कि जे होगा से हम देख लेंगे। अभी देखिए ना, अभी पानी पर ही चढ़ा रहा है ना। आज जब राजा बनेगा तब देखिए स्थिति कितना हो जाएगा। यहू सबसे बद से बदतर एकदम स्थिति उसको समय हो जाएगा। अभी जनता के खूब पानी पर चढ़ाया कि कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे ना, आप लोग खाली हमारे पीछे पीछे चलिए, हम समझ लेंगे। तो जैसी जुलाई 1830 की क्रांति हुआ, ये लुई 10वां जो था डरे बेचारा कहाँ भाग गया, लंदन भाग गया। कहाँ भाग गया, लंदन भाग गया। उसके बाद में फ्रांस में एक नया वंश आया जिसका नाम रखा गया आर्ले वंश। यानी लुई फिलिप एगो राजा बना। फिर कौन बना, लुई फिलिप। लुई फिलिप का बना, लुई फिलिप फ्रांस का काची बन गया, राजा बन गया, जो आर्ले वंश से था। कौन वंश से था, आर्ले वंश। आर्ले वंश से था। लुई फिलिप कौन वंश से था,
आर्ले वंश से था। लुई फिलिप जो था आर्ले वंश से था। इसने राजा, लुई फिलिप का बन गया, राजा बन गया। देखिएगा, लुई फिलिप के राजा वहाँ के जनता बनाया है, क्योंकि जनता कोई सपोर्ट कर रहा था ना, तो लुई फिलिप को जो राजा बनाया वहाँ के जनता बनाया, मीडिया वाला बनाया, सब मिल के इसको बनाया था। कोची बनाया था? राजा बनाया था लुई फिलिप को। लुई फिलिप को क्या बनाया था? फ्रांस के राजा बनाया था। और लुई फिलिप जैसे ही फ्रांस के राजा बना, उसने क्या किया कि एक प्रतिक्रियावादी जो था ना, गीजो, उसको प्रधानमंत्री नियुक्ति किया। प्रतिक्रियावादी गीजो को क्या किया? प्रधानमंत्री नियुक्ति 1840 में किया। गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया 1840 में। गीजो को क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया। देखिएगा, इसने अति जो विरोधी था उसको खुश करने के लिए स्वर्णीय मध्यवर्गीय नीति का क्या किया? अवलंबन किया। स्वर्णीय मध्यवर्गीय नीति का क्या किया? अवलंबन किया। इसके समय में देखिएगा, जब राजा बना ना, तो राजा तो ठीक ठाक कर रहा था। शुरू में तो सुधारात्मक काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन बाद में जानते हैं इसके समय में क्या हुआ ना कि बेरोजगारी और भूखमरी जो था ना, वो चरम मतलब सीमा तक पहुंच गया। इसका कारण ये था ना कि देखिएगा, इसको जो विदेशी नीति में जो था ना, विदेशी नीति में सफलता नहीं मिल रहा था, यानी विदेशी के साथ इसका अच्छा व्यवहार नहीं बैठ रहा था। विदेशी के जितना भी देश था ना, उसको से इसका अच्छा तालमेल नहीं चल रहा था। जब अच्छा तालमेल नहीं चलेगा तो देश कैसे चलेगा? देश चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? देश को चलना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा चलना दोस्त मुश्किल हो जाएगा। तो देखिएगा, इसके समय इसने क्या किया ना कि 1848 में इसने क्या किया कि 1848 में एक भोज का आयोजन किया। बहुत विशाल एकदम भोज का, थियर्स नामक स्थान पर एकदम बहुत विशाल भोज का क्या किया? आयोजन किया। और सब जनता को आमंत्रित किया कि सब जनता आन के खा सकता है। यहाँ पर कौन? 1848 में जनता कहा कि तुमरा मूर्ख समझता है, एक दिन तोरा हम खियावे से हमको सब दिन जिंदगी कट जाएगा। तोरा एक दिन खियावे से। जनता कहा ना कि हम मूर्ख अब नहीं हैं, क्योंकि हम क्रांति 1789 के कर चुके हैं, आज जुलाई 1830 के क्रांति कर चुके हैं। 1830 के क्रांति कर चुके हैं। ये तो मेन क्रांति है, छोटा मोटा तो कितने क्रांति करके बैठल है, ठीक ना। एकरा में बाद में नेपोलियन आया, वो हमनी के तनी से जागरूक करके गया है। हमनी के लोल तू समझता है, इसका हम बहिष्कार करते हैं। जनता का कर दिया? आंदोलन कर दिया। जनता का कर दिया? विद्रोह कर दिया राजा के कि नहीं, ये भी राजा सही नहीं है। जैसे लुई 18वां था, लुई 10वां था, वैसा ही यही कोचू है, ये भी वैसा ही है। तो इसीलिए 1848 में विद्रोह कर दिया, जिसको हम नाम दिया गया जुलाई 1848 की क्रांति नाम दिया गया। जुलाई 1848 की क्रांति नाम दिया गया। तो देखिएगा, कहेगा कि बीना सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना? लुई 18वां। कहेगा कि मतलब कि जुलाई 1830 की क्रांति के समय राजा कौन था? लुई 10वां। कहेगा ना कि जुलाई 1848 की क्रांति के समय राजा कौन? लुई फिलिप था। कौन था? लुई फिलिप था। अब देखिएगा, लुई फिलिप का क्या हो गया? लुई फिलिप का क्या हो गया? शासन का क्या हो गया? अंत हो गया। और लुई फिलिप के समय वहाँ पर इसे संवैधानिक घोषणा पत्र आया, यानी संविधान बन के आया कि 21 वर्ष से ऊपर, 21 वर्ष जिसका उम्र हो जाएगा वो क्या कर सकता है? वोट देने का अधिकार वहाँ के क्या कर दिया? वहाँ जारी कर दिया। संविधान घोषणा पत्र में वहाँ जारी कर दिया कि जो 21 वर्ष के ऊपर रहेगा वो क्या करेगा? वोट दे सकता है। क्या करेगा? वोट दे सकता है। इसी प्रकार से फ्रांस में क्या बन गया? संविधान बन गया। फ्रांस में क्या बन गया? संविधान बन गया और फ्रांस को हो गया? स्वतंत्र हो गया। फ्रांस का हो गया? स्वतंत्र हो गया। फ्रांस की स्वतंत्रता मिल गया, ठीक ना। तो 21 वर्ष जितना भी था उसको वोट देने का अधिकार मिल गया। और जिस देश में वोट देने का अधिकार मिल जाता है, वो समझिए कि जब चाहेगा तब सरकार आखिर मान लीजिए कि अगर चुनाव होगा तो सरकार के चाहेगा तो गिरा देगा, अगर उसका मन पसंद नहीं रहेगा तो, क्योंकि वोट देने का जो अधिकार रहता है वो बहुत बड़ा अधिकार रहता है, ठीक ना। तो यही जुलाई 1848 की क्रांति हुआ, तो वहाँ के राजा ने क्या कर दिया? राजा नहीं, राजा तो हट गया, ये तो भाग गया। राजा ये भी बेचारा क्या हो गया? भाग गया। लेकिन वहां से संविधानिक घोषणा पत्र आया, कहा कि जिसको 21 साल उम्र हो जाएगा उसका वोट देने का अधिकार दे दिया। इसी के साथ लुई फिलिप का क्या हो गया? अंत हो गया। अब फ्रांस का हो गया? आज़ाद हो गया। अब देखिएगा, जैसे आज़ाद हुआ तो आप लोग के मेटरनिक वाला याद है ना, कहता था कि जब फ्रांस सीखता है तो पूरा यूरोप में सर्दी और जुकाम आता है। तो सर्दी और जुकाम आना जरूरी नहीं, ऐसी थोड़ी मतलब नींद में उठा होगा, ऐसी थोड़ी बोल दिया होगा डायलॉग। आखिर कुछ रीजन होगा तो ना बोला होगा। तो रीजन यही था ना कि जैसे फ्रांस यहाँ पर अपना संघर्ष कर रहा था, उधर इटली भी कर रहा था, उधर जर्मनी भी कर रहा था, उधर यूनान भी कर रहा था, उधर हंगरी भी कर रहा था। सब बेचारा क्या था? जूझ रहा था, सब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था।
तो देखिएगा जिस प्रकार से हमने फ्रांस को स्वतंत्रता दिलाए उसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं कहाँ, इटली भी चलते हैं और इटली के स्वतंत्रता दिलाने का क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। हमने कोशिश करेंगे तो पक्का है कि सफल हो जाएगा। हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो सफल हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग चलते हैं इटली भी। इटली का एकीकरण, क्योंकि इटली के एकीकरण से क्वेश्चन पूछता है। इटली के एकीकरण किसने किसने किया था वर्णन करें, 5 नंबर में क्वेश्चन देता है, ठीक ना। तो देखिएगा अब हम लोग चलते हैं इटली। इटली भी चलते हैं। इटली, इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण, एकीकरण, एकीकरण मतलब इटली बिखरा हुआ था, उसको हम लोग को क्या करना है, एक कर देना है, ठीक ना। तो देखिएगा इटली का एकीकरण करने का जो सबसे पहला प्रयास किया था वो तो करवे किया था नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट किया था। लेकिन जब इटली का एकीकरण करने का प्रयास फिर किया था मेजनी। कौन किया था, मेजनी। एगो व्यक्ति था जिसका नाम था मेजनी, मेजनी एगो व्यक्ति था जिसका नाम था मेजनी। मेजनी ने इटली का एकीकरण करने का क्या किया, प्रयास किया। देखिएगा मेजनी का जन्म कहेगा तो 1805 में हुआ था, मृत्यु कहेगा तो 1872 में हुआ था, ठीक ना। ये मेजनी का कार्यकाल है, ठीक ना। तो देखिएगा सबसे पहले हमने मेजनी के बारे में पढ़िए। 1805 में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देखिएगा मेजनी जो था, मेजनी एक योग सेनापति था। मतलब मेजनी जो था राष्ट्रवादी और साहित्यकार और योग सेनापति था। मेजनी जो था साहित्यकार, अति राष्ट्रवादी और योग सेनापति था, योग सेनापति था। कौन, मेजनी था। मेजनी का जन्म जो हुआ था 1805 में हुआ था। मेजनी का जो जन्म हुआ था 1805 में हुआ था। मेजनी जो था कार्बोनरी एगो दल था, कार्बोनरी एगो दल था, कार्बोनरी दल, इसका क्या किया था, इस सदस्यता ग्रहण कर लिया था। कार्बोनरी दल के क्या कर लिया था, सदस्यता ग्रहण कर लिया था। इसका स्थापना हुआ था 1810 में। इसका क्या कर लिया था, अध्यक्षता ग्रहण कर लिया था। कार्बोनरी दल कुछ नहीं था, एगो गुप्त संस्था था। कुछ था, गुप्त संस्था था। क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोनरी दल कैसी संस्था थी, क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोनरी दल कैसी संस्था थी, तो गुप्त संस्था थी। कैसी संस्था थी, गुप्त संस्था थी। मेजनी कार्बोनरी दल के सदस्य था, तो था, कौन था, मेजनी था। देखिएगा 1830 में आप लोग देखिएगा कि 1830 में क्या हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। लुई 10वां क्या हो गया था, वहाँ पर ही हार गया था, वहाँ से भागना पड़ा था लंदन। इस बीच में क्योंकि देखिएगा इस बीच में मेजनी जो था, मेजनी वो इटली का एकीकरण करने का क्या किया था, प्रयास किया था। क्योंकि यहाँ जब आंदोलन हुआ था ना तो इटली में भी क्या हो गया था, नागरिक आंदोलन हो गया था। नागरिक आंदोलन, वहाँ के जनता क्या कर दिया था, नागरिक आंदोलन कर दिया था, नागरिक आंदोलन। तो मेजनी के लगा ना कि जब जनता एक साथ आई है तो टेंशन लेने की क्या बात है, यही बहती गंगा में क्या कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं। कहाँ जाके, इटली में। हम भी इटली के क्या करते हैं, अति दिला देते हैं, एकीकरण करा देते हैं। लेकिन नागरिक आंदोलन की शुरुआत 1830 में कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। तो मेजनी सोचा कि एकीकरण कर दे, लेकिन मेटरनिख जो था ना वो नागरिक आंदोलन को एकदम दबा दिया। नागरिक आंदोलन को क्या कर दिया, दबा दिया, जिसके कारण मेजनी को पुनः कहाँ भागना पड़ा, पुनः बेचारा पलायन हो गया। पुनः पलायन होकर कहाँ चल गया, बेचारा रूस में चल गया। कहाँ चल गया, रूस में चल गया। कौन, मेजनी यानी पलायन कर गया। मेजनी क्या कर दिया, पलायन कर गया। उसके बाद मेजनी के लगा ना कि ऐसे काम नहीं बनेगा, यानी डायरेक्ट एकदम छक्के मारे से कोई फायदा ना है, पहले सिंगल खेले पड़ेगा। तो इसने सबसे पहले सिंगल खेलने का प्रयास किया। आज सबसे पहले 1831 में इसने क्या किया ना कि सबसे पहले हमको इटली के जितना युवा लोग हैं, युवा लोग मतलब समझते हैं, हम आप लोग जितना है ना सब युवा लोग हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करे पड़ेगा कि यंग इटली नामक संस्था का गठन करते हैं। यंग इटली नामक संस्था का गठन करते हैं। यंग मतलब कोची, युवा। यंग इटली नामक संस्था के गठन कर जितना इटली के युवा है सबको क्या करते हैं, एक करते हैं। सबको क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। इसने यंग इटली नामक संस्था का गठन किया और युवा के लोग जितना भी था सबको क्या करा, एक करने का प्रयास किया। कौन, मेजनी प्रयास किया। जब यंग इटली नामक संस्था का गठन किया और जब मेजनी को लगा कि मतलब इटली के जितना भी हुआ है उसको हम एक कर लिए, तो इसने सोचा कि अब देखिए अब हम यूरोप को करने का प्रयास करते, क्योंकि इटली का कुछ भी लोग होगा जो यूरोप में दूसरों देश में रहित होगा। अब दूसरा समस्या यह था कि यूरोप में और भी देश था जो क्या कर रहा था, दूसरा वहाँ पर ही शासन कर लेता, दूसरा के अधीन था। तो इसलिए क्या किया ना कि 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। यंग यूरोप नामक संस्था का
गठन किया और पूरा यूरोप के जितना युवा लोग था सबको एक किया, कहा कि जागो, लड़ो, राजा हम लोग को क्या कर रहा है, सता रहा है, लूट रहा है, राजा हम लोग के क्या कर रहा है, सता रहा है। और सबको क्या किया, एक किया। कौन? मेजनी किया। तो मेजनी कहे कि कार्बोनरी दल के सदस्य था। मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था। तो हाँ, मेजनी के नागरिक आंदोलन 1830 में हुआ था इटली में। तो इसको क्या किया, मेटरनिक दबा दिया, जिसके कारण मेजनी इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। यंग इटली नामक कहेगा कि यंग इटली नामक संस्था का गठन कौन किया, मेजनी किया। कब किया? 1831 में किया। फिर कहे यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कौन किया, मेजनी किया। कब किया? 1834 में किया। उसके बाद में आप लोग देखिएगा, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर भी कहा जाता है। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर भी कहा जाता है, मसीहा भी कहा जाता है। किसको? मेजनी को कहा जाता है। मेजनी को इसको पैगंबर भी कहा जाता है और मसीहा भी कहा जाता है। इसको मसीहा भी कहा जाता है, मसीहा भी कहा जाता है। मसीहा किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। उसके बाद में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर लिया ना। उसके बाद में 1848 में पुनः मेजनी इटली का एकीकरण करने का क्या किया, प्रयास किया। 1848 में पुनः मेजनी आया इटली में और पुनः इटली का एकीकरण करने का क्या किया, प्रयास किया। लेकिन देखिएगा, बात समझिएगा, यहाँ पर ही थोड़ा सा बात गड़बड़ हो गया। यहाँ पर ही राजा कोई विद्रोह नहीं किया, यहाँ अपने में लड़ गया सब। देखिएगा 1848 में जब मेजनी आया ना, तो मेजनी चाहता था ना कि हम इटली के एकीकरण कर कोची बना दे, गणतांत्रिक राज देश बना दे। उसको कौन चाहता था? ये मेजनी चाहता था। लेकिन साडिया पिडमाउंट के वो शासक था जिसका नाम था चार्ल्स एल्बर्ट नाम था। वो चाहता था ना कि इटली का जो एकीकरण हो ना, इटली का एकीकरण वो हमारा ही नेतृत्व में हो। वो कौन चाहता था? चार्ल्स एल्बर्ट चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, हमारा नेतृत्व में हो। अब देखिएगा, एक वहाँ धर्म है जो मतलब कि इटली में जो पोप है, ठीक ना, धर्म गुरु जो होता है उसे पोप बोला जाता है। तो पोप चाहता था ना कि इटली का एकीकरण कर हम क्या करें, धर्मराज बनाए, यानी धर्मराज वो बनाना चाहता था। देखिएगा, मेजनी चाहता है कि हम गणतांत्रिक राज बनाएं, यानी गणतांत्रिक देश बनाएं। वो चाहता है, जो चार्ल्स एल्बर्ट है वो चाहता है कि इटली का एकीकरण हमारा ही नेतृत्व में हो। इधर पोप के जो धर्म गुरु है वो चाहता था कि इटली का एकीकरण हो कैसा, हमारा ही नेतृत्व में हो और धर्मराज बनाए, इटली को क्या बनाए, धर्मराज। वहाँ धर्म का कोची, यानी पोप वहाँ धर्म सबसे ज़्यादा मान्यता वाला धर्म बनाना चाहता था। तो इस प्रकार से तीनों को क्या हो गया, विचार आपस में टकरा गया ना। वो करा कि वैसे करो, वो करा कि वैसे करो, वो करा कि वैसे करो, तो कभी एकीकरण होगा नहीं होगा। तो तीनों के विचार के टकराव के कारण इटली का जो मार्ग था वो काची हो गया, अवरुद्ध हो गया। इटली का मार्ग क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण मेजनी पुनः इटली का एकीकरण करने में क्या हो गया, असफल हो गया। अब पुनः बेचारा के क्या करना पड़ा, पलायन करना पड़ा। पुनः बेचारा के क्या करना पड़ा, पलायन करना पड़ा। इसी के साथ बेचारा के 1872 में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। 1872 में क्या हो गया, मृत्यु हो गया। किसका हो गया, मेजनी का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो देखिए, कहता न है कि इटली का एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कैसे? तो आप लोग बता दीजिए कि मेजनी इटली का एकीकरण कर कोची बनाना चाहता था, धर्मराज तो बनाना कौन चाहता था, पोप चाहता था। पोप इटली का एकीकरण कर धर्मराज बनाना चाहता था, लेकिन मेजनी इटली का एकीकरण कर गणतांत्रिक देश बनाना चाहता था। और उधर साडिया पिडमाउंट के जो शासक था चार्ल्स एल्बर्ट, वो अपने नेतृत्व में क्या करना चाहता था, इटली का विलय करना चाहता था। वो अपने ये तीनों को विचार के टकराव के कारण इटली का मार्ग क्या हो गया था, अवरुद्ध हो गया था। इटली का मार्ग क्या हो गया था, अवरुद्ध हो गया था। अब देखिए, आपको क्या लगता है कि किसी देश का एकीकरण करने के लिए कोई एगो व्यक्ति प्रयास करता है? नहीं, भले शुरू में एगो जागरूक होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब जागरूक हो जाता है। तो देखिएगा, मेजनी तो इधर एकीकरण कर ही रहा है। उसके बाद में इसका पैरेलल एगो और व्यक्ति आया जिसका नाम था काउंट काबुल। कोची नाम था, काउंट काबुल। उसका नाम था काउंट काबुल। एक और व्यक्ति है जिसका नाम है, काउंट काबुल। तो देखिएगा, दूसरा है एगो साडिया पिडमाउंट के एगो शासक था, साडनिया पिडमाउंट के एक शासक था जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल। नाम था, क्या नाम था, विक्टर इमैनुअल चाहता था ना कि इटली का क्या हो, एकीकरण हो। विक्टर इमैनुअल क्या चाहता था, ये राष्ट्रवादी था, ये चाहता था कि इटली का क्या हो, एकीकरण हो।
इसलिए इटली का एकीकरण करने के लिए ये सोचा ना कि इटली का एकीकरण करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, विक्टर इमैनुअल। कौन है, विक्टर अति न काउंट काबुल, सॉरी विक्टर इमैनुअल तो राजा ना है, काउंट काबुल। तो काउंट काबुल काबुल इसलिए इसने क्या किया ना कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबुल को प्रधानमंत्री नियुक्ति किया। क्या किया, प्रधानमंत्री नियुक्ति किया। क्या किया, प्रधानमंत्री नियुक्ति किया। अब काउंट काबुल जो था ना, काउंट काबुल जो था, काउंट काबुल एक सफल कूटनीतिक था। क्या था, काउंट काबुल एक सफल कूटनीतिक था। यानी कूटनी बुढ़िया के नाम ना सुने हैं, इधर के बाद उधर करके, इधर के बाद उधर करके लड़वा के या माजा ले लेगा कौन, अपने। सेम यही इसका कहानी है काउंट काबुल का। काउंट काबुल के सेम यही कहानी था कि दू गो देश आपस में लड़ रहा है ना, तो क्या किया, दूसरा के सपोर्ट कर दिया और उसको हरवा के और फिर लास्ट में ओकरो मतलब युद्ध करके हरवा दिया और लास्ट में का चीज अपने हो गया। तो काउंट काबुल कोची था, एक सफल कूटनीतिक था। काउंट काबुल कोची था, एक सफल का था, कूटनीतिक था। कूटनीतिक सफल कोची था, सफल कूटनीतिक था। ठीक ना। ये 1810 में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। जन्म इसका 1810 में हुआ था। इस सफल एवं कोची था, कूटनीतिक था। अब देखिएगा, काउंट काबुल इटली का एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा अगर कोई के मानता था ना, तो किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबुल अगर इटली का एकीकरण का सबसे बड़ी बाधा जो मानता था वो ऑस्ट्रिया का मानता था। इसलिए जैसे ही प्रधानमंत्री, जैसे वहाँ विक्टर इमैनुअल इसको प्रधानमंत्री बनाया, इसका दिमाग में एक ही बात चल रहा था, हमको कैसू किसको हराना है, ऑस्ट्रिया के जो शासक है उसको हमको कैसू हराना है। क्योंकि सबसे बड़ी बाधा किसको मानता था, ऑस्ट्रिया को मानता था। ठीक है, कहा जाता है कि ना जब किस्मत अच्छा होता ना तब तुरंत आदमी के दिखाई देवे लगता है। ठीक ना। तो जैसी राजा बना तैसी क्या हुआ ना कि 1853-54 में, 1853-54 में क्या हुआ ना, 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध हुआ। 1853-54 में क्रीमिया का युद्ध स्टार्ट हो गया। क्रीमिया का जो युद्ध स्टार्ट हुआ ना, ये हुआ फ्रांस प्लस ऑस्ट्रिया, फ्रांस प्लस ऑस्ट्रिया। लो, जैसे उसको ऑस्ट्रिया दिखाई दिया, मन में उसका लड्डू फूटे लगा। हम तो ये मौका कहने से चाह रहे थे। तो देखिएगा, कहेगा नहीं कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, क्रीमिया का युद्ध है, क्रीमिया का युद्ध। तो क्रीमिया का जो युद्ध हुआ ना वो 1853-54 में हुआ। फ्रांस प्लस ऑस्ट्रिया के क्या हुआ था, बीच हुआ था। फ्रांस प्लस ऑस्ट्रिया के बीच हुआ था। काउंट काबुल बिन पूछले क्या किया, फ्रांस के तरफ से युद्ध करने का क्या कर दिया, घोषणा कर दिया कि हम युद्ध किधर से करेंगे, फ्रांस से करेंगे। किधर से, फ्रांस से करेंगे। कौन, काउंट काबुल घोषणा कर दिया। और इसने फ्रांस के जो शासक था नेपोलियन थर्ड था, फ्रांस के जो शासक था नेपोलियन थर्ड, उसको से जाके संधि किया और कहा कि हम युद्ध आपको तरफ से लड़ेंगे, हम भी ऑस्ट्रिया को कहा चाहते हैं, हराना चाहते हैं। ठीक ना। तक अब उसके बदले में इसने क्या किया ना, कहा कि कोई ठीक है, कहानी बदल जाएगा था, नेपोलियन थर्ड अगर कहानी बदल जाएगा था, ओकरा अच्छा है कि सबसे अच्छा उसको मुँह चुप करने का एक एगो तरीका है। कैसे आप लोग अगर मान लीजिए कोई के मुँह चुप करना है तो मुँह में पैसा घुसेड़ देते हैं। पैसा अगर कोई के हाथ में चल गया तो क्या हो गया, वो बोलेगा, फिर नहीं ना बोलेगा। तो ये वही काम किया, पैसा तो नहीं दिया, लेकिन इसने क्या किया कि फ्रांस को नीस और सेवाएं नामक 2 क्षेत्र दे दिया। नीस और सेवाएं नामक क्या किया, 2 क्षेत्र दे दिया। नीस और सेवाएं नामक 2 क्षेत्र दे दिया। इसने कहा कि नीस और सेवाएं नामक 2 क्षेत्र किसको दे दिया, फ्रांस को दे दिया। ठीक ना। उसके बाद में काउंट काबुल ने फ्रांस से मिलकर फ्रांस की सहयोग से ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, हरा दिया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया, पराजित हो गया। ऑस्ट्रिया क्या हो गया, पराजित हो गया। और फ्रांस से क्या कर लिया, फ्रांस से संधि कर ऑस्ट्रिया को क्या कर दिया, हरा दिया। इसी के साथ आगे कुछ समय बीतता गया तो 1860-61 तक काउंट काबुल मतलब कि रोम के छोड़ के जो बीच में रोम पड़ता था इटली के, रोम के छोड़ के जो बाद में उसका राजधानी भी घोषित हुआ था, रोम के छोड़ के मतलब उत्तरी तथा मध्य इटली का क्या कर लिया, एकीकरण कर लिया। उत्तरी तथा मध्य इटली का क्या कर लिया, एकीकरण कर लिया। उत्तरी तथा मध्य इटली का क्या कर लिया, एकीकरण कर लिया। 1862 आते एकदम एगो रोम छूटल है, यानी रोम को छोड़ दिया। रोम और दक्षिणी इटली एगो वेनेशिया इसको छोड़ के, अब वेनेशिया को छोड़ के पूरा एकदम समझिए ना कि बाकी सब पर क्या कर लिया,
काउंट काबुल कब्जा कर लिया, काउंट काबुल क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लेकिन 1862 में क्या हो गया, काउंट काबुल का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। 1862 में क्या हो गया, काउंट काबुल का मृत्यु हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि काउंट काबुल ने इटली का एकीकरण पूर्ण किया था, कहाँ पूर्ण किया, आधे पर रोक दिया, आधे पर क्या कर दिया, रोक दिया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मरने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिएगा कि दक्षिणी जो इटली का एकीकरण करने का जो भार था ना, वो किसको दे दिया था, वो दे दिया था किसको, वो गैरिबाल्डी को दे दिया था, क्योंकि इसका पैरेलल में एक व्यक्ति चल रहा है जिसका नाम है गैरिबाल्डी, तो उसको दे दिया था। गैरिबाल्डी को क्या किया था, गैरिबाल्डी को दे दिया था, इटली को एकीकरण करने का भार किसको दे दिया था, गैरिबाल्डी को दे दिया था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गैरिबाल्डी के बारे में। किसके बारे में, गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी। देखिएगा, सबसे पहले तो गैरिबाल्डी के बारे में पूछता है कि गैरिबाल्डी पेशे से कोची था। सबसे पहले गैरिबाल्डी के बारे में पूछता है कि गैरिबाल्डी जो था वो पेशे से कोची था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। इसने इसने इटली का एकीकरण करने के लिए लाल कुर्ती नामक संस्था का क्या किया था, गठन किया था। लाल कुर्ती, लाल कुर्ती नामक संस्था का क्या किया था, गठन किया था। कौन, गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती नामक संस्था का क्या किया था, गठन। अगर भारत में कहेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। यहाँ पड़ी लाल कुर्ती के, अगर भारत में कहेगा तब। उसके बाद गैरिबाल्डी का जीवनी जो लिखे थे लाला लाजपत राय लिखे थे, लाला लाजपत राय, जिसे देखिएगा अगर कहेगा ना कि कौन ऐसा भारतीय व्यक्ति था जो गैरिबाल्डी को जीवनी को लिखा था, तो लाला लाजपत राय। देखिएगा इसने क्या किया था ना, इसने गैरिबाल्डी, देखिएगा गैरिबाल्डी के बारे में आप लोग पहले समझिएगा। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नामक संस्था का क्या किया था, गठन किया था। गैरिबाल्डी क्या किया था, लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। पहले ये याद रखिएगा कि गैरिबाल्डी क्या किया था, लाल कुर्ती नामक संस्था का क्या किया था, गठन किया था। कौन किया था, तो गैरिबाल्डी किया था। गैरिबाल्डी लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन कर लिया था। उसके बाद इसने सिसिली और नेपल्स पर, सिसिली, इटली में सिसिली और नेपल्स दो क्षेत्र था, नेपल्स, सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहाँ पर क्या कर दिया था, गणतंत्र बना दिया था। उस क्षेत्र को क्या बना दिया था, गणतंत्र, यानी स्वतंत्र करा दिया था। जो राजा पर उसका शासन था वो राजा से क्या कर लिया था, छीन लिया था। कौन, ये गैरिबाल्डी। सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर सिसिली और नेपल्स को क्या कर दिया था, गणतंत्र बना दिया था। कौन, गैरिबाल्डी। तो गैरिबाल्डी तो कहेगा ना कि सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कौन किया था, गैरिबाल्डी किया था। कौन किया था, गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया था। उसके बाद में गैरिबाल्डी जो था, गैरिबाल्डी रोम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। गैरिबाल्डी क्या कर रहा था, रोम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। उसके बाद देखिए सिसिली और नेपल्स पर, देखिएगा सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर लिया, सिसिली और नेपल्स जीत लिया। उसके बाद गैरिबाल्डी रोम पर आक्रमण करने के क्या बना रहा था, योजना बना रहा था। जैसी रोम पर योजना बना रहा था उससे पहले थोड़ा सा समझिए कि देखिएगा यहाँ पर हम कुछ देर पहले बताए थे कि दक्षिणी इटली का एकीकरण करने का भार किसको मिला था, गैरिबाल्डी को मिला था ना। तो गैरिबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर क्या कर लिया, आक्रमण करने, गणतंत्र की स्थापना कर लिया। साथ ही ये अपने तलवार के दम पर दक्षिणी इटली का क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। क्योंकि दक्षिणी इटली जो था ना वहाँ पर गैरिबाल्डी के चलता था, यानी वहाँ पर गैरिबाल्डी को क्या चलता था। तो कहता है कि इटली का तलवार किसे कहते हैं, तो गैरिबाल्डी क्यों कहते हैं, क्योंकि दक्षिणी इटली का एकीकरण अपना तलवार के दम पर किया था। कौन किया था, तो गैरिबाल्डी किया था, ठीक ना, गैरिबाल्डी किया था। उसके बाद में दक्षिणी इटली का भी क्या कर दिए, एकीकरण कर दिया। दक्षिणी इटली का भी क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया। उसके बाद में बचा है एगो रोम खाली बचा है। कौन, रोम बचा है, ठीक ना, रोम बचा है। तो रोम पर देखिएगा, रोम पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी जब रोम पर आक्रमण करने का योजना बना रहा था तो काउंट काबुल उसको मना कर दिया था। काउंट काबुल क्या किया, मना किया, और अपना सेना को रोम को रक्षा करने के लिए सेना को कौन भेज दिया, ये भेज दिया, काउंट काबुल भेज दिया। रोम को रक्षा करने के लिए काउंट काबुल ने अपनी सेना को भेज दिया था। इसी बीच में गैरिबाल्डी और काउंट काबुल के बीच क्या हुआ था, मुलाकात हुआ था। इसी बीच गैरिबाल्डी और काउंट काबुल के बीच क्या हुआ, मुलाकात हुआ। तो देखिएगा रक्षा करने के लिए भेज दिया तो माना कर दिया, तो गैरिबाल्डी ने आक्रमण नहीं किया। और जो क्षेत्र जीता था गैरिबाल्डी, जैसे दक्षिणी इटली जीता था, सिसिली और नेपल्स, ये क्या किया ना कि विक्टर एमैनुअल को सौंप दिया और कहा कि हम अपना जाते हैं वही दुनिया में, हम नाविक हैं तो अपना चलते हैं नाविके की दुनिया में, ठीक ना। और ये दोनों से अति सौंप के चल गया था, किसको, विक्टर एमैनुअल को सौंप के चल गया अपना वही दुनिया में। हालांकि काउंट काबुल उसको बोला था कि आप दक्षिणी इटली का जीते तो वहाँ के राजा बनिए, वो बोला कि नहीं हम राजा नहीं बनेंगे, क्या कर दिया, सौंप के चल गया। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में एगो क्षेत्र बचेगा
देखिएगा उसके बाद में वो क्षेत्र बचेगा कौन वाला, रोम वाला बचल है। तो 1870 या 71 में 1870-71 में फ्रांस पर आक्रमण कर इमैनुअल क्या कर दिया था, फ्रांस पर आक्रमण कर रोम को अपने में मिला लिया था। और रोम को क्या किया था, अपना में मिला लिया था। कौन, क्योंकि देखिएगा ये तो सौंप के चल ही गया, ये तो 1862 में मृत्यु इसका हो ही गया। क्या हुआ, मृत्यु हो गया। ऐसे इसका देखिएगा, इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। इसका कितना में मृत्यु हुआ, देखिएगा इसका 1807 में हुआ था जन्म, 82 में हो गया था मृत्यु, ठीक ना इसका। तो देखिएगा ये तो मर ही गया 1862 में। तब एगो बचल था कौन, रोमे ने बचल था। तो रोम पर क्या किया, फ्रांस पर आक्रमण कर रोम को मिला लिया, और रोम को आक्रमण कर रोम को मिला लिया इटली में, और रोम को काची कर दिया, राजधानी घोषित कर दिया। रोम को क्या कर दिया, राजधानी घोषित कर दिया। इसी के साथ क्या हुआ ना, इसी के साथ क्या हुआ कि इटली का क्या हो गया, 1871 में इटली का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871 में पूर्ण हुआ। रोम पर जैसे ही विक्टर एमानुएल आक्रमण किया और फ्रांस से छीन लिया, तो उसी के साथ 1871 में क्या हो गया था, इटली का क्या हो गया, एकीकरण हो गया। क्या हो गया, इटली का एकीकरण हो गया। तो अब देखिए हमने इटली का एकीकरण कर दिए ना, इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया ना। अब बचल है कौन, जर्मनी बचल है। कौन बचल है, जर्मनी बचल है। तो देखिएगा अब आप लोग देखिएगा कि केवो व्यक्ति के देखे यहाँ इटली के एकीकरण करते करते, पहले तो मेजनी के देखे, काउंट काबुल के देखे, गरिबाल्डी के देखे। यहाँ और कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, बिस्मार्को का कानून नजर आ रहा है आप लोग के। तो बिस्मार्क नजर नहीं आ रहा है ना, तो जब वहाँ क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग बिस्मार्को के मार देते हैं। समस्या ही है। यहाँ बिस्मार्क अभी तक हम ऑप्शन में दिए हैं, बिस्मार्क अवे नहीं किया। मेजनीटी का एकीकरण किया है, फिर काउंट काबुल किया है, फिर कौन किया है, गरिबाल्डी किया है। आज तीनों मिल के इटली का क्या कर दिया, एकीकरण 1871 में पूर्ण कर दिया। 1871 में क्या कर दिया, इटली का एकीकरण पूर्ण कर दिया, ठीक ना। तो देखिए दोस्त, आज तक के हम लोग इतना ही रह देते हैं। और एक बात याद रखिएगा, देखिएगा अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और देखिएगा इसका पार्ट 1 वीडियो जो है ना वो अपलोड हो चुका है, तो सबसे पहले आप उसको देखिएगा ना, तब कहानी समझे में का मज़ा आएगा। न तो यहाँ से देखिएगा ना तो आपको बीच से मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग जाइएगा और आपको प्लेलिस्ट रहेगा, वो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको पहला वीडियो मिल जाएगा, पहले वो देखिएगा, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप लोग के मज़ा आएगा, ठीक ना। और देखिएगा और हिस्ट्री सबके भी ऑब्जेक्टिव जो है ना बना के डालल है, तो आप लोग वो सब देखिए। एग्जाम अब नज़दीक आ गया है, ठीक ना। अब ज़्यादा इधर उधर टाले के प्रयास मत कीजिए ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि मतलब आप पढ़ना चाहते हैं तो मतलब पढ़ सकते हैं, से मतलब थ्योरी टाइप की पढ़ाई हो रहा है, ठीक ना। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्त, जय हिंद।